Any question? If you have a question. ये किसी भी सॉर्ट से लगता है अभी आप मसरूफ हैं अपनी अटेंडेंस में। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए ताकि फिर हम आगे चल सकें। कल हम फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, उसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो किसी का? नो क्वेश्चन निकाल दी। चलें, अब ये बताइए कि कितने फैक्टर कल क्या क्या डिस्कस हुआ था, मुझे तो याद नहीं। कल हमने कौन कौन से फैक्टर डिस्कस कर लिए थे? सिर्फ एक्सटर्नल इंटरनल और गालिबन जिस तारुफ हुआ था या डिस्कस हुआ था? ये किसी को याद है कल क्या कुछ डिस्कस हुआ है? सर फैक्टर्स डिस्कस किए थे अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ, नहीं, कौन कौन से 4 हो गए। हुए थे? H2O वाला था, CO2 वाला, लाइट तो वाला, 3 और एक शायद यानी टेम्परेचर वाला से डिस्कस करने वाले थे हम। टेम्परेचर। अच्छा, इसमें मैंने एक नाम लिया था, शायद क्वेश्चन पूछा था जहाँ तक मुझे याद है कि लीबेक्स के हवाले से। साइंटिस्ट का नाम है लीबेक, और ये साइंटिस्ट बेसिकली केमिस्ट था, और आप भी केमिस्ट्री बन रहे हैं तो आपके लिए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और किसी ने क्लास में जॉब नहीं दिया था इसके हवाले से मुझे याद है। व्हाट इज लीबेक लॉ? व्हाट इज लीबेक लॉ लिमिटिंग रिएक्शंस? व्हाट इज लीबेक लॉ मिनिमम? इससे वाकिफ हैं कि नहीं अभी तक भी? जाके देखा, उसने चेक किया किसी को इसके बारे में? सर जी। सर हमने कभी नहीं ये पढ़ा। चलिए, बहरहाल टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें आती हैं, आजकल सिलेबस में से कुछ से निकाल दी जाती हैं। अब चूंकि मुझे नहीं अंदाजा इस वक्त आपकी केमिस्ट्री कोर्स में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लीविंग, मैं इसको स्पेलिंग बोल देता हूँ, ये क्योंकि नाम से उसका स्पेलिंग का एग्जैक्ट नजर नहीं होता। LIEBIG, लीविंग्स 1830 1840। ये तो कम विच 2.5 साल पहले इसने ये ला पेश किया था अपना, और केमिस्ट्री का रेफरेंस था। और वो जो बात मैंने कल की थी कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हों, अगर कोई एक रिएक्टेंट कम मिकदार में मौजूद हो तो वो रेट लिमिटिंग हो जाएगा, यानी रिएक्शन की रफ्तार भी कम होगी और प्रोडक्ट कम बनेगी। वो मैंने पानी और CO2 के मिसाल के साथ किया था फिर मेथड। ये केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी वाली हर जगह पे अप्लाई होता है, बहुत खास में कहाँ पर। अच्छा, उसमें तो उसने इस लॉ को बेसिकली सिर्फ रिएक्टेंट्स के लिए केमिस्ट्री के रेफरेंस से पेश किया था, लेकिन ये हर जगह पे अप्लाई होता है। मैंने अभी केमिकल का जिक्र तो कर दिया, चूंकि ये कब भी जिक्र हो चुका था। हम इसी को लाइट के ऊपर और अदर फैक्टर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें डायग्राम की शक्ल में बना के दिखा सकूँ। प्रॉब्लम ये होगी कि आप जानते हैं कि मेरी डायग्राम पहले ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होती है, और राइटिंग सोने पे सुहागा है। तो जब माउस के साथ में ये बनाऊंगा तो वो कैसी होंगी इसका अंदाज़ा आपको देखते ही हो जाएगा। मैं लाइट के रास्ते से एक तस्वीर बना के आपको शेयर कर रहा हूँ। इसको देखते ही आपको अगर जो मैंने लाइट का जिक्र किया है, ये किसी भी चीज़ पर अप्लाई हो सकती है। लाइट के अलावा अदर जो लिमिटिंग फैक्टर हैं, ये उन सब के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये अप्लाई हो सकती है। या यूँ जब मैं ऐसे करता हूँ, मैं पहले जनरल डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। आप इसको देखते ही आपको याद आ जाएगा कि आप इससे कुछ हद तक वाकिफ हैं। जी, आई एम गोइंग टू ड्रा डायग्राम। इसमें ऐसे करते हैं, थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ। ये सिर्फ आपने ये बताना है कि जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है, ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रा किए हैं, ये क्लियर नजर आ रहे हैं कि नजर आ रहे हैं? पहले आपने ये बता देना मुझे, क्योंकि इसका कलर बहुत लाइट है और ये इसका कलर, जी सर नजर आ रहा है। मेरे पास कलर की ऑप्शन नहीं है इसमें, कलर चेंज होने के लिए मुझे एक ही कलर से बनाना पड़ रहा है इसको। जी, मैं इसके अंदर ये दोनों एक्सेस थे, मैं इसमें जस्ट एक रफ स्केच जो है डायग्राम का, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि माउस के साथ डायग्राम को जो बनाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। पहले मैंने डायग्राम आपके सामने ड्रा कर दी है, वो जरूरी नहीं है कि सॉफ्ट ठीक बनी हो, वो माउस जैसे जैसे हिलता है, हाथ हिलता है,
तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ये जगह जहाँ मैंने निशान शो किया है, इसको इसका छोटा कर दूँ ताकि नज़र आता रहे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इशारा कर दिया, ये मिनिमम के लिए। आप समझते हैं मिनिमम क्या होता है, मैंने सिर्फ एन आई लिख दिया, मिनिमम। इस तरफ आ जाएं तो जो ये जगह है, ये मैक्सिमम को शो कर रही है। ये किसी भी हम उस पर अप्लाई कर सकेंगे, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे। और ये चूंकि ये जैसे बन गया, इससे थोड़ा ऊंचा होना था, गोल होना था, एनी हाउ दिस इज इंडिकेटिंग ऑप्टिमम। आप मिनिमम मैक्सिमम ऑप्टिमम इन सब चीज़ों से बात। और चूंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि कोई भी फैक्टर, हम जिस भी फैक्टर को समझ रहे हैं, ये वो फैक्टर है हमारा जो इस तरह शो किया गया है, और इसका इफेक्ट क्या होगा, ये एफ एस सी फैक्टर को शो कर रहा है। और इस तरह जो है हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। हम रेट को आर से शो करते हैं, दिस इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पी एस फॉर फोटोसिंथेसिस, ये है जी रेट। अब ये रफ स्केच है। अब कोई भी फैक्टर ले लें, अगर लाइट है, अगर कम लाइट है तो रेट कम होगा, ज़्यादा लाइट है तो ज़्यादा हो जाएगी, जैसे ज़्यादा लाइट हो रही है। लेकिन एक ख़ास लेवल के ऊपर ये मैक्सिमम होगा। याद रखिए, अब यहाँ पे दोबारा गौर कीजिए, मैंने मिनिमम और मैक्सिमम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये उस फैक्टर के लिहाज से कि फैक्टर कम कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ पे है, ऑप्टिमम कहाँ पे है। अब ऑप्टिमम, मिसाल के तौर पर हम इसको टेम्परेचर पे ले जाते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को अगर आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं या देख सकते हैं दोबारा। आपकी एफएससी की बुक में जहाँ पे फैक्टर्स का जिक्र मौजूद था, उन्होंने उसमें कुछ गड़बड़ की हुई है। स्टेटमेंट है जो पैराडॉक्सिकल है, यानी एक ही पैराग्राफ में तीन चार स्टेटमेंट है, वो आपस में मैच नहीं करते। और वजह ये है कि ज़ाहिर है एफएससी में वो डिटेल के साथ चीज़ को बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जब डिटेल नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा वेरिएशन ही नहीं चाहिए, सिर्फ एक जनरल चीज़ को बयान करना चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि हम डिटेल में जा सकते हैं, याद रखिएगा कि मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ किस्म के प्लांट के लिए बहुत सा फर्क पड़ सकता है। अगर आप किसी ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं जो बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही ठंडा है, कोल्ड, ठंडा, अब ठंडे इलाके में जो पौधे पाए जाते हैं, उनके लिए जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो कुछ और होगी। और उसका बिल्कुल ऑपोजिट, आप किसी हॉट गर्म इलाके में चले जाते हैं, जो पौधे उस गर्म इलाके में मौजूद हैं, उनके लिए जो ऑप्टिमम की वैल्यू होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब इसकी एग्जांपल दोबारा देख लीजिए। अब फर्ज कीजिए आप यूरोप या बरतानिया या ऑनवर्ड ऑस्ट्रेलिया, सॉरी जो है इसका रशिया का इलाका, साइबेरिया, बहुत ठंडा, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई होती है। अब वहाँ पे साल में, जैसे हमारे यहाँ साल में 8-9 महीने गर्मी पड़ती है, वहाँ पे साल में 8-9 महीने शदीद सर्दी पड़ती है। और जो बाकी 3 महीने बचते हैं उनका गर्मी का मौसम, उनकी गर्मी का जो मौसम है वो हमारी सर्दी जैसा है। तो सुन लीजिए, मैंने जिन इलाकों का नाम लिया है, उनका गर्मी का मौसम हमारे पाकिस्तान के, हमारे पंजाब के अब कह लीजिए जो आम इलाके हैं, यहाँ की सर्दी जैसा होता है। जैसे हमारे यहाँ सर्दी होती है, वहाँ पे उसको गर्मी का मौसम कहेंगे। अब हमारे लिए, अब समझते हैं कि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा शदीद होती है और सर्दी हमारी बहुत ही कम कम वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स, मैं प्लांट्स की 2-3 टाइप्स के नाम आपको बता देता हूँ। ये हमारे से रिलेटेड भी है वैसे थोड़ा सा टॉपिक। एक तो ये जो हमारा C3 C4 वाला टॉपिक है, जो अभी हमने पढ़ना है, मैं पहले तो आ चुका हूँ कि इसका हमने बड़ा शुरू क्वेश्चन इसको डिस्कस करना है, आया हुआ है। जो ज़्यादा गर्म इलाके हैं, आपके लिए हैरान कन और परेशान कन खबर हो सकती है, ज़्यादा गर्म इलाकों में ज़्यादा कामयाब पौधे C4 प्लांट। C4 प्लांट्स, और मैंने कामयाब इस फैक्टर से बयान किया कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस करते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है C3 प्लांट्स के मुकाबले, जो कि बड़ी हैरान कन सी चीज़ है प्रोसेस के हवाले से। जी, हम वापस आ रहे हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि कोई भी हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अगर ठंडा इलाका है तो जहाँ पे जो ऑप्टिमम की वैल्यू होगी वो कुछ और होगी, गर्म इलाकों में ऑप्टिमम की वैल्यू कुछ और होगी। इंतहाई गर्म इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस पे भी पौधे जिंदा हैं और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। जबकि जो बहुत ठंडा इलाके हैं, वहाँ पे अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो पौधे मर जाएंगे, वैसे ही मर जाएंगे। वहाँ पे इतना टेम्परेचर होता ही नहीं है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ 10 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, और उसका मतलब है कि वो 5-10 टेम्परेचर के ऊपर अपने फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और ये है जी एक जनरल डायग्राम जो कि किसी भी फैक्ट्री के लिहाज से
टेम्परेचर के लिहाज से, इसी को हम लाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसी को लाइट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा? आप क्योंकि कल थोड़ी सी बात हुई थी लाइट के हवाले से कि लाइट कितनी हो, कैसी लाइट हो तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। अगर ये जी ये डायग्राम्स आपने देख लिया है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ये एक्स एक्सिस पे दोबारा बता दें आपने क्या लिया था। इसमें कोई भी फैक्टर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किसी भी फैक्टर का फोर्सेस पे क्या इफेक्ट होता है। ये जो डायग्राम है ये जनरल डायग्राम है। आप इसको लाइट पे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको टेम्परेचर पे अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप इसको CO2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अब किसी भी ऐसे फैक्टर को जो इफेक्ट कर रहा है फोर्सेस को, उस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक डायग्राम आपके सामने ड्रा कर दी है जी, और अब मैं एक दूसरी डायग्राम की तरफ जाने लगा हूँ। जी ये सबने देख लिया है, क्लियर है? मैं इसको मिटाने लगा हूँ और अब मैं कुछ और जो है वो ड्रा करूँगा, और ज़ाहिर है कि वो जो और फैक्टर होगा कोई, जो मैं लाइट के लिहाज से ड्रा करना चाह रहा हूँ कि लाइट के लिहाज से क्या फ़र्क पड़ता है। कि ये जो आपने कहा था, ये यहाँ पे नीचे मैंने फैक्टर लिखा हुआ था, कोई भी फैक्टर जो इफेक्ट, ये रख सकते हैं, ये रेट ऑफ प्रोसेस चुके हैं मैंने, ऐसे ही रखना है इसको। लाइट के लिए मैं एक डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ। नोट कीजिए कि जैसे जैसे लाइट बढ़ती है, ये कम लाइट है, हम कम लाइट से ज़्यादा लाइट की तरफ जा रहे हैं, डेटा फुट से ज़्यादा हो रहा है। और उसके बाद ये, अब इसमें ये देखिएगा, इन जनरल ये वैसी ही है जैसे ही हमने कल देखा। इन जनरल ये, सॉरी कल का मतलब जो इससे पहले हम जो डायग्राम बनाई है बिल्कुल वैसी है। इसमें यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी है, ये है जी लाइट, अल्फा लाइट, और INT फॉर इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी नीचे शो की गई है, ये इधर इंक्रीज कर रही है, और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, BS फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे कम लाइट है तो कम फोटोसिंथेसिस, जैसे लाइट ज्यादा हो रही है फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। यहाँ पे ये इंटेंसिटी मुनासिब इंटेंसिटी है जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है। लेकिन जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा शदीद हो जाएगी, अब नोट कीजिएगा ज्यादा से जो ब्लड निकल रहा है वो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होना शुरू हो गया, और आगे जाते हैं ये काफी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ सॉइस के किसका ऑप्टिमम किस जगह पे आ रहा है, और इसके लिहाज से यहाँ पे ये इंटरेस्ट जो यहाँ पे शो नहीं किया हुआ कितनी है, ये एक्चुअली 300 से 600 फुट कैंडल्स की रेंज में होगी, जो कि मैंने इंडिकेट की है। फिर ये था जी कि मुख्तलिफ फैक्टर्स किस तरह से मुतासर होते हैं, ये फैक्टर आपके सामने कर दिया गया कि लाइट किस तरह से मुतासर करती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ लाइट इंटेंसिटी का जिक्र किया है। अगर हम इसी को लाइट की क्वालिटी के लिहाज से देखें, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्लू और रेड लाइट्स ज़्यादा इफेक्टिव हैं फोटोसिंथेसिस में, ग्रीन और येलो के मुकाबले में। आई एम श्योर आप इस बात से पहले से वाकिफ हैं, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस दोबारा नहीं करना चाह रहा, बस आपको मेंशन कर दिया कि ये ऐसे। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो थोड़ा सा इसी के हवाले से ही है। क्या ये बात तो हमसे डिस्कस हुई थी, ये आपने बताना है, कंफर्म करना है। क्या जो CO2 की, ये फिलहाल मुझे याद आ रहा है, मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। एक पॉइंट ये था कि क्या CO2 लिमिटेड हो सकती है। जो आप अदरी ने लिया था कल, जहाँ तक मुझे याद है, उसने कहा था कि जी CO2 बहुत कम मिदाद में है एयर में, और उसके बावजूद दोबारा करीम से फोर्सेस हो रही है, इसका रिलेटेड CO2, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है। CO2 आमतौर पर लिमिटेड नहीं होता। वाटर के वाले से भी कल डिस्कस हो गया था कि पानी, क्योंकि पौधे को बहुत जगहों पर चाहिए होता है, पानी कम हो जाए तो उससे CO2 के कम होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, इसलिए उसको निश्चित दिख रहे हैं। लेकिन लाइट दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ ज़्यादा लाइट कम है पौधे कम पैदा होंगे, जहाँ ज़्यादा है ज़्यादा, और जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ भी कमी आ जाएगी। तो फिर गर्मी की वजह से पौधों में कुछ प्रॉब्लम पैदा करती है, जैसे कि अभी आपने स्लाइड वाइड डायग्राम करती है। पहले ये था जी वो जनरल प्रिंसिपल और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे के सारे फैक्टर्स जो कि लिविंग क्लास से मुतासर होते हैं और कभी बेशी का बायस बन सकते हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स के। जो ये मैंने लाइट वाली दी है, इसी को ज़रा टेम्परेचर के लिहाज से अप्लाई करके दी, तो
गौर कीजिएगा, उसमें भी ऐसे ही होगा, वेरी लो टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर आ जाएगा, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, और जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू होगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। अगरचे मैंने ये लाइट के लिहाज से ड्रा किया है, लेकिन आप इस बात से वाकिफ हैं कि जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा होता जाएगा, और ये दोनों चीज़ें भी इंटर रिलेटेड हैं। इस लिहाज से उसकी डायग्राम भी कम बेश ऐसे ही बनेगी, लेकिन उसमें फिर याद रखना है एक बार फिर कि चूँकि मुख्तलिफ प्लांट्स की टॉलरेंस मुख्तलिफ है, गर्म इलाकों के पौधे ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, और ठंडे इलाकों में पौधे ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चुनांचे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा कि यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, लेकिन शक्ल सूरत कुछ ऐसी ही रहेगी जैसे कि मैंने यहाँ पे बात कर दी। बहरहाल ये थी जी वो फैक्टर्स जो कि हम लेके चल रहे हैं और डिस्कस किए गए हुए हैं। और ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर थे जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर, लाइट, CO2, वाटर, ये सारे के सारे वो फैक्टर हैं जो बाहर से इफेक्ट करते हैं पौधे को फोटोसिंथेसिस के रखने से। इसमें एक पॉइंट छोटा सा है, क्या आपके ख्याल में ऑक्सीजन भी इफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को? जब आपने सोचा होगा क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती है कि नहीं करती? Yes, sir. Yes, sir. ये अब बहुत से बच्चों का जवाब है कि ये इफेक्ट करती है, लेकिन किस तरह से, कोई अंदाजा? सर प्लांट में ऑक्सीजन सब्सटेंस की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर सब्सटेंस नहीं बनेगी। नहीं, आपका पहली बात है कि आपकी आवाज़ में कुछ गड़बड़ थी, माइक के हवाले से दोबारा बोलिए ज़रा, दोबारा अपना जवाब रिपीट करें ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ। जी नहीं, आपका आपने दोबारा जवाब नहीं किया जी। डिस्कनेक्ट हुआ था जी, और डिस्कनेक्ट होने की वजह से अब मुझे नहीं पता कि आप तक, चूँकि मैंने वो सवाल जो आप किसी बच्चे ने सवाल पूछा था या जवाब दिया था, मैंने वो पूछा था दोबारा चाहें, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ था। मे बी कि मेरे नेट में प्रॉब्लम थी, चूँकि जूम बंद हुआ है, कि जिसने अभी सर आपकी आवाज कट गई। मेरी आवाज़ कट रही है अभी भी? नहीं जी पहले कट गई थी चलें जब आप ठीक बोल रहे थे। जी। अब ये चूँकि वो डायग्राम डाली गई थी मैंने, तो मुझे नहीं पता चला कि वो पॉइंट किसने किया था, ऑक्सीजन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब किसने दिया, वो दोबारा बोलिए, चूँकि मुझे वो पूरा सुनाई नहीं दिया जो आपने जवाब दिया था। ऑक्सीजन के हवाले से सवाल का जवाब किस बच्चे ने दिया है, वो सवाल? सर मैंने दिया था। ये अब मेरे सामने चूँकि नाम नहीं है, जो आपका नाम बताइए। सर हफ्सा। जी हमसा, अब दोबारा तो आपने क्या कहा था, क्योंकि आपकी आवाज़ सर क्लियर नहीं थी जी। सर मैंने कहा था कि प्लांट ऑक्सीजन को यूज करते हैं कुछ सब्सटेंस की प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा प्लांट जो होते हैं वो ब्रीथ भी करते हैं, उसके लिए भी उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपके सवाल, आपने जवाब दिया, इसके दो हिस्से हैं। पहले का ताल्लुक है कि ऑक्सीजन को यूज करते हैं चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए, मसलन पौधे ऑक्सीजन से क्या पैदा करते हैं। दूसरा क्लियर है जी, पौधों में भी रेस्पिरेशन होती है। चलिए सुन लीजिए। सर वो जी जी जी, क्या बोले, आप बोले पहले। अक्सा, मुझे लगता है कि नेट में कोई प्रॉब्लम है कि आवाज़ नहीं आ रही है। आप खुद में बोल रही हैं कि जी बिल्कुल, चूँकि आपका माइक शो नहीं कर रहा कि आप बोल रही हैं, तो प्रॉब्लम है जी। चलें बहरहाल मैं पॉइंट आउट किए देता हूँ। ऑक्सीजन मुख्तलिफ तरीकों से पौधों को अफेक्ट करती है। शुरुआती वक्त तो पौधों को वाजह तौर पर ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन थोड़ी मकदार में, इतनी नहीं करते जितनी हम करते हैं, हमारे लिहाज से बात हो रही है।
पौधे इतने एक्टिव नहीं होते जितने एनिमल्स एक्टिव होते हैं। ये कंपेरिजन प्लांट का एनिमल से किया मैंने। एक चीज, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए हैं वो इंडिकेट करते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, क्योंकि ऑक्सीजन का ताल्लुक रेस्पिरेशन के साथ है, पौधे की और भी एक्टिविटीज के साथ है। लेकिन हमारे ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ऑक्सीजन का होना के ना होना, अगरचे ये इफेक्ट करता है थोड़ा बहुत इस पूरे प्रोसेस को। चलें अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। छोटा सा पॉइंट है कि जो मिनरल न्यूट्रिशन है जो हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्या वो भी इफेक्ट करेगी प्रोसेस को कि नहीं करेगी? बाहर दोबारा गौर कीजिए, बाहर तो पौधे को सिर्फ CO2 और वाटर चाहिए होते हैं प्रोसेस के लिए, लाइट और क्लोरोफिल हम यही लिखते हैं। तो अगर हम पौधे को वो एलिमेंट देना बंद कर दें तो क्या होगा? बहुत आसान सवाल है वैसे, लेकिन सोचने वाला सवाल है, थिंकिंग क्वेश्चन। सर मिनरल न्यूट्रिशन इफेक्ट करेंगे। जी, अब निपट जाओ दूसरा, चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन नहीं होगी क्लोरोफिल नहीं बनेगा, इवन आयरन नहीं होगी, कॉपर नहीं होगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, प्रोसेस ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद न्यूट्रिशन बहुत अफेक्ट करती है। पर ये सारे फैक्टर जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, दे आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम मुख्तसर तौर पर रिवाइज करेंगे उन तमाम फैक्टर्स को जिन्हें हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। अब इंटरनल फैक्टर बहुत सारे हैं और उनको भी हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले क्लोरोफिल आता है। उसकी रीजन आप इस बात से पहले वाकिफ हैं कि क्लोरोफिल के बगैर तो प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। क्लोरोफिल के हवाले से हम चूंकि बहुत सी बातें पहले से पढ़ चुके हैं। पौधे में, पौधे के सेल्स में जहाँ भी लीफ है, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं। कितने हैं, सेज तादाद कितनी है उनकी, उनकी शेप कैसी है, उनमें क्लोरोफिल कितना, ये सब चीज़ें। क्लोरोफिल के कम ज़्यादा होने से पौधे के लीफ के कलर के ऊपर भी डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। और बहरहाल याद रखिएगा कि क्लोरोफिल इंटरनल फैक्टर में सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर है। सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट के साथ उसी सेल के अंदर जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा भी है, उसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी है। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सब की सब इफेक्ट कर रही होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर होने वाले रिएक्शंस को। और वो अब ये समझिए कि जो सारे का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर और इवन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो फ्लूइड और जो उसमें केमिकल मौजूद हैं वो सब इफेक्ट कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को। हम इनको मनफी तौर पर प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स का नाम दे सकते हैं। ऐसे ही उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसके कार्बन साइकिल के और जहाँ पे वो ETCM जो पढ़ चुके हैं उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें साइटोक्रोम भी हैं, अदर एंजाइम्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वो भी सारी की सारी प्रोसेस को इफेक्ट कर रही होती हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, गौर करने वाला पॉइंट है, ये जो हार्मोन्स हैं, अपने हार्मोन्स के नाम पड़े हुए हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, अदर बहुत से हैं जो हार्मोन्स, ये सब हार्मोन्स भी इफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं, जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है उसका इफेक्ट क्या निकलेगा, पौधे की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, उसकी प्रोसेस का होना। दूसरी बार जोन बंद हुआ है आपकी क्लास में। कौन सा डिस्कस हो रहा था, ये बात क्या चल रही थी बताइए। मैं क्या, जब आपने लास्ट सुना तो क्या कौन सा स्टेटमेंट चल रहा है? हार्मोन्स की बात हो रही क्लोरोफिल थी। कंटेंट। इस वाले में हार्मोन तो अब तक नहीं पहुंचा है, मैंने हार्मोन को डिस्कस किया। प्रोटोप्लास्ट, नहीं नहीं अभी नहीं। प्रोटोप्लास्ट साइटोप्लाज्म। स्टार्ट में वाला पार्ट ठीक है, वो स्टार्ट में प्रोटोफॉर्म जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। हार्मोन्स को दोबारा बयान कर देता हूँ। अब ऑक्सिन, जिबरेलिन वगैरह के नाम से बात करते हैं। ये हार्मोन्स जब निकलते हैं तो ये पौधे की ग्रोथ को बहुत अफेक्ट करते हैं और जाहिर है कि इस लिहाज से ये इंटरनल फैक्टर में बहुत प्रॉमिनेंट है, बहुत खास है हार्मोन। ऐसे ही एक छोटा सा फैक्टर है और वो है जेनेटिक कंट्रोल। अब में ज़ाहिर है कि ये नाम तो पहले से पढ़े हुए हैं और वो लफ्ज़ हैं DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये सब कुछ सेंट्रल डॉगमा, आप सेंट्रल डॉगमा के नाम से बात करते हैं। अब जीन एक्सप्रेशन ये भी आपने चूंकि पढ़ा होगा है, ये सब चीज़ें हैं। वहाँ पे जनरल था, लेकिन यहाँ पे हम अगर पौधे के लिहाज से बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी पौधे को और उसके अंदर होने वाली फोटोसिंथेसिस को भी।
आई एम श्योर कि आपने कोरोना के बारे में सुना होगा जी, कोरोना का बच्चों पे इफेक्ट, कोरोना का जवानों पे इफेक्ट, कोरोना का बूढ़ों पे इफेक्ट। या देखिए एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब पौधा और खास उसके पत्ते बूढ़े हो जाएं, याद रखिए पत्ते हर साल बूढ़े होते हैं। अब इस बात से वाकिफ हैं कि बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ते गिर जाते हैं। जब पत्ते गिरते हैं डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या निकलता है, आप इस बात से भी वाकिफ हैं, शुरू मारूफ है। और लीफ एज, जब पत्ते की एज ज्यादा हो जाती है तो फुलसेंस का जो रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। बहरहाल इसके साथ ही हमारे तमाम फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और अगला टॉपिक इंशाल्लाह जो होगा वो C4 प्लांट्स के हवाले से होगा। टाइम शुरू खत्म हो रहा है जो इसलिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं अभी एक बार। पोलराइजेशन को इंटरनल फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं? आपकी बात क्लियर नहीं है, दोबारा आपकी आवाज को बहुत ही कम आती है, दोबारा बोले। सर जो सोलराइजेशन है वो लीफ बर्न ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी, सर उसको इंटरनल फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं? आपने जो लफ्ज बोला मुझे आपके लफ्ज सोलराइजेशन मुझे ये समझ आई, आपने ये कहा है जी सर ये कहा है। सोलराइजेशन, मैंने तो ये लफ्ज नहीं सुना हुआ। मैंने कल बुक में से पढ़ा था। बुक कौन सी है? सर कारवां। सोलर, अब फिक्रा बोल दीजिए मुझे ताकि पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है उसका मीनिंग क्या हो सकता है, लफ्ज गलत ना हो, कहीं लफ्ज में कोई गड़बड़ ना हो, उसका मिस्टेक हो सकती है। फिक्र अगर आप बोल दें तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। बस ये मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम, ये आपका टाइम 10 बजे तक, कब तक है मुझे टाइम नहीं याद रहा। 10 बजे तक टाइम आप लोगों का? यस सर 10 बजे हाँ तक है। नहीं फिर ठीक है, ठीक है। मेरा ख्याल था कि क्लास मेरी क्लास का टाइम हो गया ना। जी ये आप दोबारा वो मुझे पूरा फिक्रा बोल के सुनाइए जो आपने पढ़ा हुआ है। सर यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट डैमेज द लीव्स, इट इज सोलराइजेशन और फोटो इनहिबिशन। जी ये Actually, नहीं, certain cells एक constituent, especially हाँ, ये ना आपकी आवाज में बहुत ज्यादा वो कटिंग आई है और आपके आधी बात मुझे समझ में आई है और आधी मुझे शोर की नजर हो गई है उसमें, चूंकि आपकी आवाज बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे ख्याल में आपके नेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे भी ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ प्रॉब्लम। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कटती है, दोबारा बोलिए फिक्रा, आहिस्ता ऐसा बोलें ताकि आहिस्ता ऐसा बोलना। very strong light damage the leaves. It is called solarization or photo inhibition. चलते जाए। सर आवाज ठीक? जी ये ठीक है, अब और आगे। फिर सर आगे लिखा हुआ है actually certain cell constituents, especially chlorophyll and cell enzymes, are oxidized and carbon dioxide is released. Certain internal factors are also contribute to solarization. तो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इंटरनल फैक्टर कैसे करते हैं? सोलराइजेशन तो लाइट इंटेंसिटी से होता है ना डैमेज लीव का, जी ठीक है। तो फिर जी जी आपकी बात क्लियर हो गई है, ठीक आपने बोला है तो वो सही हो गया। आप जरा आहिस्ता बोला करें ताकि आवाज समझ में आ जाए। आप ऊंचा बोलती हैं तो आपके लफ्ज मिक्स हो जाते हैं लगता है आपस में, जो फिर नेट में प्रॉब्लम होती है। बहरहाल आपके जो सवाल आपने उठाया उसमें वो बहुत वाज़ेह वर्डिंग के साथ उन्होंने बयान किया हुआ है। चूँकि याद रखिए ये बात लफ्ज़ों का फ़र्क है, सिर्फ मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। मेरी वर्डिंग जो आज मैंने वो डायग्राम ड्रा करके दिखाया कि जैसे-जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है, उसमें 3 चीज़ें थी, मिनिमम, ऑप्टिमम और फिर उसके बाद हम मैक्सिमम की तरफ जा रहे होते हैं। उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत वाज़ेह तौर पर डिस्कस किया गया था और वो इफ़ेक्ट बड़ा मालूम है, बहुत क्लियर है कि जब एक ख़ास लेवल तक पहुँचते हैं तो एक ऑप्टिमम वैल्यू आ जाती है। जब आप ऑप्टिमम से आगे की तरफ जा रहे होते हैं मैक्सिमम की तरफ, तो वो फैक्टर आपका लिमिटिंग बन जाता है। जब बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है, सूरज की रोशनी, धूप, गर्मी सब कुछ इकट्ठा जब पड़ता है, तो वो डैमेज करना शुरू कर देता है। मैं सिर्फ एक हिंट देने लगा हूँ आपको। आप लोगों ने कहीं न कहीं पे ऑलरेडी फोटो रेस्पिरेशन पढ़ी हुई। मेजॉरिटी प्लांट में जो C3 प्लांट, याद रखिए C3 प्लांट्स मेजॉरिटी में आते हैं। इन पौधों में जैसे-जैसे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है और फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसके नतीजे तौर पर ओवरऑल पौधे की ग्रोथ भी कम हो जाती है। ये कुछ आपने पढ़ा है, मैंने उसको एक सिर्फ एक लफ्ज़ को एक्सप्लेन किया उसमें और वो है जी फोटो रेस्पिरेशन जो कि इससे रिलेटेड है। क्योंकि मेजॉरिटी प्लांट्स C3 प्लांट्स हैं और उनमें जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होने की वजह
फ्लो रेस्पिरेशन होता है, जो कि जाते खुद फुल फ्लेज बर्स्ट से। इज इट क्लियर नाउ? और ये भी याद रखिएगा कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो डैमेज कर रही होती है सेल के मुख्तलिफ एंजाइम्स को, सेल के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस को भी डिस्टर्ब कर रही है। जी अब बताइए कि बात क्लियर हो गई है कि नहीं? सर मुझे क्लियर हो गया, लेकिन सर दूसरी बुक पे लिखा हुआ है कि हाई लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। किसने लिखा हुआ है, किस बुक में? सर ये रामू पे लिखा हुआ है कि हाई लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ये उसका जवाब रामेश लीजिए, मैं जवाब नहीं दे सकता। इसका जवाब रामेश सर से पूछिए, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। सर हम क्या समझे, मतलब लिमिटिंग फैक्टर है ना? जी बिल्कुल है डॉक्टर, मैंने जो डायग्राम ड्रा की है वो तो बहुत वाज़ेह तौर पे बता रही है ना कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो ऑप्टिमम, याद रखिए जब लाइट इंटेंसिटी ऑप्टिमम से ज़्यादा हो जाएगी तो वो लिमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो डैमेज करना शुरू कर देती है मुख्तलिफ चीज़ों को, या जैसे भी बात की फोटो रेस्पिरेशन उसको। लेकिन जो C4 प्लांट है उसमें कंडीशन डिफरेंट होगी। याद रखिए मैं पहले कह चुका हूँ कि जब हम बयान कर रहे होते हैं तो हम मेजॉरिटी के लिहाज से बयान करते हैं। दुनिया में ज़्यादा पौधे C3 प्लांट्स हैं, उनको तो लाइट इंटेंसिटी बहुत बुरे तरीके से मुतासर करती है। शायद आपने पढ़ा हो कहीं जेनेटिक के हवाले से, अगर आपको इंटरेस्ट रही हो। साइंटिस्ट इस वक्त जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक बहुत अहम ये भी काम है कि वो पौधे जो आम पौधे हैं और दुनिया में अब समझते हैं कि कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इंसानों को नंबर 1 पे क्या चाहिए होता है, अपने यहाँ से बात कर रहे हैं, इंसानों को दुनिया में नंबर 1 पे कौन सा पौधा चाहिए? गंदम। जी अंजलि का जवाब है जी गंदम, और कोई जवाब जी? गंदम चावल सर। गंदम चावल 2 हो गया, जीरम का जवाब, और कोई? वेजिटेबल्स भी। वेजिटेबल नंबर 3 पे आ गए जी, 3 और जी। चलें बहरहाल आपका जवाब ठीक है। सर सारे जितनी भी दालों के पौधे हैं, शुगर कैन वगैरह, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब जवाब बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन जो मेरा सवाल था उसके लिहाज से जवाब किसी का भी ठीक नहीं है। इंसानों की जो रिक्वायरमेंट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल इस्तेमाल होता है, ये आपके लिए परेशान कौन खबर होगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग चावल खाते हैं। चावल दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अकलौता पौधा है। गंदम नंबर 2 पे आती है, चावल नंबर 1 पे है, गंदम नंबर 2 पे है, मकई नंबर 3 पे है। ये तरतीब है। अब मकई नंबर 3 पे तो है, लेकिन मकई गंदम चावल का बिल्कुल मुकाबला नहीं करती, यानी बहुत ही कम मिकदार में है। गंदम और चावल दोनों मिलके यूँ समझिए कि 55% के करीब लोग जो हैं वो चावल खा रहे हैं, और उसके मुकाबले में 40% के करीब जो हैं वो चावल। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अप्रॉक्सीमेट मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, 50 से कम बनेगा। चावल, गंदम, मकई बहुत कम, और जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें बाजरा, ज्वार वगैरह आ जाते हैं वो उससे भी कम परसेंट। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि गंदम और चावल दोनों, यूँ समझिए गंदम चावल 90% लोगों की रिक्वायरमेंट, 90% या इससे ज़्यादा की। चावल नंबर 1 पे है, उसकी रीज़न क्या है कि पूरे का पूरा चाइना, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, आप इन नाम से वाकिफ़ हैं, फिलिपाइन, जापान, कोरिया, ताइवान, और बर्र सगीर का तकरीबन आधा हिस्सा। बर्र सगीर की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की आबादी भी आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा आबादी है, पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। पूरे का पूरा बांग्लादेश, फार ईस्ट अगर आप समझते हैं, अब ये इलाका दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर इलाका है और यहाँ पे लोग चावल खाते हैं। चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया का आधा हिस्सा, बांग्लादेश, और ये सारे का सारा राइस ग्रो करने वाला और चावल खाने वाला इलाका है। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया का आधा हिस्सा, पाकिस्तान और ऑनवर्ड जब हम जाते हैं तो यहाँ पे गंदम इस्तेमाल होता है। बाकी चीज़ें ज़रा कम। अब गंदम चावल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम या अहम पॉइंट ये है कि गंदम चावल दोनों C3 प्लांट्स हैं, और C3 प्लांट्स बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं लाइट इंटेंसिटी से, यानी ये शदीद इंटेंस इलाकों में
इनकी पैदावार कम हो जाती है। जहाँ पे ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हो तो इनकी पैदावार कम हो जाती है, लाइट इनके लिए लिमिटिंग बन जाती है। लेकिन जो हैरानकुन चीज़ है वो C4 प्लांट्स के ऊपर लाइट इंटेंसिटी का फर्क कम होता है, वो इतना मतलब, और उसकी रीज़न यह है उनमें फोटो रेस्पिरेशन ना होने के बराबर होती है। फोटो रेस्पिरेशन जिक्र चुके पहले भी कुछ था, उनमें फोटो रेस्पिरेशन के कम या ना होने की वजह से वो इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन वो चूंकि बहुत थोड़े पौधे हैं, बात जब मेजॉरिटी करेंगे तो मेजॉरिटी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है लाइट एंड सांचे। जो इरम ने सवाल पूछा था किसी बुक के रेफरेंस से मैं उसका जवाब ऐसा नहीं दे सकता, क्योंकि वो निगेट कर रहा है जो फैक्ट्स मौजूद हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट सारे के सारे वो दुरुस्त नहीं लगे। जी, ये हमारे फैक्टर्स में हमने पूरे हो गए, इस सवाल से पूरा नहीं दिया है जो कितने फैक्टर होगा, तो मेरा ख्याल था शायद टाइम खत्म हो गया। टाइम तो खत्म नहीं हुआ, टाइम मौजूद है। जी, अभी हम इंटरनल फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल डिस्कस हो गया है, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म डिस्कस हो गया हुआ है, रोल ऑफ हार्मोन डिस्कस हो गया है, जेनेटिक फैक्टर्स का जिक्र हो गया, एंजाइम्स, वो तमाम एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो भी ज़ाहिर इफेक्ट करेंगे। लीकेज का जिक्र हो गया। जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे के सारे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के हवाले से वो सब डिस्कस हो गए। इसलिए इसका मतलब है कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले तमाम फैक्टर्स डिस्कस हमने कर लिए हैं। और चूँकि टाइम बस अब ख़त्म होने वाला है, 5 मिनट हैं, जो 1-2 मिनट के अंदर देखते हैं जी कब, बिल्कुल 1.5 मिनट बाकी है। तो आप लोग ये बताइए कि प्रैक्टिकल के आपके जो 2 पीरियड हैं वो चल रहे हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा उनमें? जी सर, हो रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस कहाँ तक, कितने एक्सपेरिमेंट्स की बात अब तक हो चुकी हुई है सिलेबस के लिहाज से? जी, कोई अंदाजा? सर 5-6 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। 5 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, ठीक है। जी सर। इनमें से बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड थ्योरी से भी रिलेटेड है। उनमें से सर वो जो ऑक्सीजन कंटेंट, हाँ जी, ठीक है। और तो और कल एक किया था वाटर ऑब्जर्वेशन बाय सीड स्पेलिंग, वो मैंने नहीं था लेक्चर दिया, पता नहीं कैसे किया जी, ठीक है। तो वो भी वो कर लिया था। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है टॉपिक। Yes, और बकाया मोलैलिटी नॉर्मैलिटी वगैरह, और सारे पिगमेंट्स का एक जो है सर, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टार्च वगैरह, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ वो था, क्लोरोफिल होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन वो स्टार्च सर का क्लोरोफिल, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टार्च भी है सर वो जर्मिनेटिंग सीड से, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट के रिलेटेड भी एक 2 सेपरेट, यानी 2 अलग हैं। ठीक है, चलो सही। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल की आपकी चीजें कवर अप हो रही हैं, ठीक है, सिलेबस ठीक चल रहा है। चलिए जी, जी सर। सर जी सर, ये एक चीज जनरल सी पूछनी थी कि हमारी ये जो नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, इसका कुछ मतलब के पेपर से रेलेवेंट कोई खबर है?